तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेन्स एंड रिलेटिव स्पीड। तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, और मतलब ट्रेन के जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आते हैं। अगर मान लो टाइम एंड डिस्टेंस में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 3 में से एक आधा मतलब ट्रेन से आ ही जाता है, और रिलेटिव स्पीड भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है। तो इस चैप्टर को करने से पहले ना हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ठीक है। कि जब हम ट्रेन के क्वेश्चन करते हैं तो ये जो डिस्टेंस है या रिलेटिव स्पीड है या टाइम है, ये कैसे वेरी करते हैं। तो चलिए एक ट्रेन बनाते हैं। ये ट्रेन है, आप समझ लीजिए। ठीक है, ये वैसे कीड़ा नहीं है, ट्रेन है ये। वो ऐसे लग रहा होगा जैसे कीड़ा है। ये ये टायर है, बस भी नहीं है, ट्रेन है। अब इतनी बड़ी शीट नहीं है ना कि मैं इतनी बड़ी ट्रेन मतलब बना सकूं, तो मैंने वैसे ही बना दी। ठीक है, ये ट्रेन है। अब इसमें क्या है कि जब एक ट्रेन एक पोल को पार करेगी, जैसे ये पोल है, इसको जब पार करेगी ट्रेन, तो ये सिर्फ अपनी लेंथ को ही पार करेगी। जैसे ये एक्स है, मान लो इसकी लेंथ क्या एक्स है, और ये चल रही है बाय मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है। ओके, तो जहां पे हम जो पोल की लेंथ है ना, उसे हम निग्लिजिबल मानते हैं। यार पोल की भी कोई विड्थ होगी, ये निग्लिजिबल है, मतलब मानने योग्य नहीं है, इतनी छोटी है कि हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब भी कोई ट्रेन मतलब पोल को पार करेगी ना, तो उसका जो समय हम मतलब पता करेंगे, वो कैसे हम पता करेंगे। ये ट्रेन की लेंथ, जो इसने ट्रेन की लेंथ को पार किया, अपॉन जो इसकी ट्रेन की स्पीड है, ऐसे किसी पोल को पार करने की टाइमिंग आ जाएगी। ये उसमें होगा जब एक ट्रेन पोल को पार कर रही होगी। तो आपका पहला केस हो गया। ओके, ये तो थी मतलब पोल की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म की। मतलब क्या होगा जब एक ट्रेन मतलब प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो ये एक ट्रेन है ना? और ये एक मतलब प्लेटफॉर्म है। अब की बार जो ऑब्जेक्ट को जिसको पार कर रही है ना, उसकी लेंथ निग्लिजिबल नहीं है। प्लेटफॉर्म तो 1-1 किलोमीटर तक होते हैं। तो मान लो कि ट्रेन की लेंथ जो है वो एक्स है, और प्लेटफॉर्म की लेंथ मान लो पी है ना। तो ट्रेन को जो प्लेटफॉर्म को पार करने का समय लगेगा ना, अब की बार ये अपनी जो लेंथ है उसको भी पार करेगी, और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है पी उसको भी पार करेगी। तो टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, है ना। मान लो कि जो ट्रेन है वो फिर से बाय मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो जो टाइम लगेगा ट्रेन को इन ऑर्डर टू पास द प्लेटफॉर्म, वो लगेगा मतलब ट्रेन की लेंथ प्लस मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ ओवर जो स्पीड है ट्रेन की। क्योंकि मतलब प्लेटफॉर्म तो स्टैटिक है, इसकी कोई स्पीड ही नहीं है, तो जो ट्रेन की स्पीड है वो नीचे आएगी। तो ऐसे हम मतलब टाइम टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म बाय द ट्रेन हम निकाल सकते हैं। ओके, तो कल मैंने ना रिलेटिव स्पीड के बारे में बताया था। कल मैंने रिलेटिव स्पीड के बारे में बताया था। मैंने बताया था इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस तो बनता है जब दो जो मतलब ऑब्जेक्ट हैं वो अपोजिट मतलब डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। मतलब पहला केस ये बनता है। दूसरा केस बनता है जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी स्पीड जो होती है वो ऐड होती है। मैंने कल ये समझा दिया था पूरा बेसिक। ये मैंने कल ही आपको डिस्कस कर दिया था। अब इसके बाद में आगे अब देखो, अब वो वाला केस करेंगे जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे। आपकी आवाज नहीं आ तो बीच में कुछ साउंड का इशू हो चुका था,
तो देखिए हम सी वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि जब जो ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को पार करती है तब क्या होता है। तो देखिए जहां पे दो ट्रेनें हैं, एक है ट्रेन 1, एक है ट्रेन 2, एक है ट्रेन 2, ये ट्रेन 2 है। अगर ये इसकी स्पीड मान लो x मीटर मतलब पर सेकेंड है, इसकी स्पीड है y मीटर पर सेकेंड। अब इसमें चार केस बन सकते हैं। मैंने आपको मतलब कल ही बताया था कि अगर ये सेम डायरेक्शन में जाएं तो इनकी स्पीड होगी माइनस, और अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में जाएं यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो इनकी स्पीड होगी प्लस। ठीक है, तो जहां पे भी इनके दो केस मतलब बन सकते हैं। देखिए पहला केस ये होगा कि x इस साइड जा रहा है, y भी इस साइड जा रहा है, तो ये दोनों सेम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो इसमें जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी x माइनस वाई। ये ऐसे भी हो सकता है कि दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, फिर इसकी रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस वाई। अगर तीसरा पॉइंट लो कि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ऑपोजिट में जा रहे हैं, अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन है दोनों, है ना, तब रिलेटिव स्पीड होगी x प्लस वाई। फिर अगर चौथा पॉइंट है, अगर ये x इधर को जा रहा है बाहर की तरफ, y भी बाहर की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब रिलेटिव स्पीड होगी x प्लस वाई। तो ये मैंने कल भी बताया था इसके बारे में, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। तो इतना सब समझने के बाद जब आपके पास रिलेटिव स्पीड आ गई तो मान लो आपने ये वाला क्वेश्चन ही हल करना है। जैसे ये मतलब पहला पॉइंट है, तो पहले पॉइंट में ये दिया गया है कि एक ट्रेन जो है ना दूसरी ट्रेन को पार करती है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और x जो है वो y से बड़ा है। तब इस केस में टाइम क्या होगा, जो टाइम होगा एक ट्रेन जो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है वो होगा मतलब दोनों की लेंथ t1 प्लस t2, ये होगा डिस्टेंस दोनों का अपॉन मतलब दोनों की स्पीड जो होगी रिलेटिव स्पीड ये वाली। तो रिलेटिव स्पीड क्या है x माइनस वाई। ऐसे हम चारों के चारों केस में जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग द वन ट्रेन टू अनदर निकाल सकते हैं। चारों के चारों इजी हैं। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम 200 मीटर ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो इधर देखो स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, जबकि ये मीटर में है ना, तो हमें इसे भी मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। ओके, तो इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 40 गुना ये किलोमीटर है ना, किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं, यानी कि मतलब बड़े से हम छोटा बना रहे हैं, है ना। बड़े से छोटा बनाएंगे तो फिर छोटी फ्रैक्शन से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। तो ये आ गया, हम इसे ऐसा कैसा रहने देते हैं मीटर पर सेकंड। अब वो बोल रहा है इन हाउ मच टाइम, तो ये हो गया टी। जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो देखो अब ट्रेन मतलब पोल को, अब ट्रेन एक मतलब पर्सन को पार कर रही है, तो पर्सन की लेंथ तो निग्लिजिबल होगी ना, वो तो काउंट नहीं होगी, सिर्फ ट्रेन की लेंथ काउंट होगी। तो मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी, 200 मीटर ओवर। अब स्पीड देखो कि जो पर्सन है वो खड़ा है, जहां पे पर्सन की स्पीड दी नहीं गई है तो इसमें रिलेटिव स्पीड तो आएगी नहीं, अकेले ट्रेन की स्पीड आएगी। तो ट्रेन की स्पीड क्या है 40, ये मीटर में है, ये किलोमीटर मतलब पर आवर में है, तो इसमें हम मतलब नीचे भी मीटर पर सेकंड वाली स्पीड लिखेंगे। तो मीटर पर सेकंड वाली स्पीड क्या है 5/18 मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर गया, सेकंड जाएगा ऊपर, तो ये होगा 200 गुना 18/40 गुना 5। तो ये 200 का 200 उड़ गया, टाइम आएगा 18 सेकेंड। तो ऐसे ही इजी से क्वेश्चन है, आपने ऐसे ही करने। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है, अ ट्रेन रनिंग विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म हैविंग लेंथ 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि जो ट्रेन की लेंथ है उसकी दुगनी है इसकी मतलब प्लेटफॉर्म की। इन इन आगे क्या लिखा है, ये दिखी ना, ये हैंड क्यों आगे आगे। तो जहां पे लिखा है इन 36 सेकेंड्स फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, कि वो कह रहा है कि जो कोई ट्रेन है वो 60 किलोमीटर मतलब पर आवर की स्पीड से भाग रही है, तो ये होगी स्पीड उसकी।
अब बोला कि जो मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ से दुगनी है। तो मान लो ट्रेन की लेंथ क्या है, x है, तो फिर मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी 2x, क्योंकि वो उससे दुगनी है। फिर वो कह रहा है कि वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अच्छा, अब जो ट्रेन होती है ना, क्या उसकी लेंथ हम मतलब किलोमीटर में मापेंगे या हम मतलब मीटर में मापेंगे? ट्रेन इतनी बड़ी नहीं होती कि वो किलोमीटर तक हो, इसलिए उसकी लेंथ हमेशा हम मीटर में मापेंगे, किलोमीटर में नहीं मापेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ट्रेन की लेंथ हमें मीटर में चाहिए तो उसकी जो स्पीड है उसको भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। ओके, तो ये हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल जो टाइम होगा वो क्या होगा, मतलब लेंथ ऑफ जो ट्रेन है प्लस जो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है यानी कि 2x है ओवर स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है 60 मतलब किलोमीटर पर आवर। तो ऊपर वाला हमने मतलब मीटर में लिया, ये किलोमीटर मतलब पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में जब चेंज करेंगे तो इसे छोटा कर रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, फिर ये मीटर पर सेकंड मतलब बन जाएगा। तो अब इसे मतलब अच्छा, तो ये जो टाइम दिया है ना, ये दिया 36 सेकंड। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि मतलब कितना आ रहा है। ओके, तो ये 36 इधर आ गया, ये हो गया 3x गुना 18 बटा 60 गुना 5 300, 3 से ये 100 पे जा रहा है, 18 एकम 18 दूनी, तो ये x की वैल्यू आ रही है 200। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो वो हमने x ही मानी थी। तो फिर लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन है 200 मीटर। लेकिन अगर बाई चांस वो ये पूछ ले कि लेंथ ऑफ मतलब प्लेटफॉर्म क्या है, कई बार ना वो जानबूझ के मतलब पूछता है मतलब लास्ट में फाइंड द लेंथ ऑफ मतलब प्लेटफॉर्म, तो आप जल्दबाजी में ये एक्स निकाल के वैल्यू को टिक कराते हो, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल ध्यान से करना। सब लेंथ ऑफ जो मतलब प्लेटफॉर्म है वो ट्रेन की लेंथ से दुगनी है, यानी कि ये क्या होगी 400 मीटर। तो ऐसे आपने ये क्वेश्चन को करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है a train is running with 90 kilometer per hour crosses a person in 16 seconds. Then in how much time train crosses another train whose length is 50% more than this train and running with 72 kilometer per hour in the opposite direction. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद में इसका सोल्यूशन देखिए। तो देखो अभी ये क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो जहां पे लिखा है कि जो ट्रेन है ना उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने आपको सिखाया था कैसे आंखों से देख के करना। अगर ये 18 का या 5 का मल्टीपल हो, तो ये 18 का मल्टीपल है ना, 18 का 5 टाइम्स है, तो अगर इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये इधर ही हम मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 मीटर पर सेकंड, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अब वो कह रहा है और ट्रेन इज रनिंग विद 25 मीटर मतलब पर सेकंड क्रॉसेस अ पर्सन इन 16 सेकंड। तो जो फर्स्ट लाइन है ना उससे हमें ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी, ट्रेन वैन की। वो क्या होती है स्पीड इनटू टाइम ना, तो स्पीड कितनी है 25 मीटर मतलब पर सेकंड है गुना 16 सेकंड, सेकंड से सेकंड गया तो ये 25 गुना 16, 16 पंजे 80, 0 8, 16 दूनी 32, 8 40, तो 400 मीटर आ गई। जो ट्रेन की लेंथ है वो 400 मीटर आ चुकी है। इसके बाद में वो दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, देन इन हाउ मच टाइम ट्रेन क्रॉसिंग द अनदर ट्रेन हुज लेंथ इज 50% मोर देन दिस ट्रेन, यानी कि जो T2 है ना उसकी लेंथ जो है वो 50% ज्यादा है इससे। तो ये 400 है, 400 का आधा क्या है 200, तो इसकी फिर लेंथ 600 मीटर है। अच्छा, एंड रनिंग विद 72 किलोमीटर पर आवर, तो देखो ये 18 का 4 टाइम्स है ना, तो इसको अगर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 का 4 टाइम्स होगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। इधर ही हमने कैलकुलेट कर लिया इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस। तो क्वेश्चन ये है कि कितना टाइम लगेगा जब ये दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा था, जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों की लेंथ होगी जमा प्लस ओवर, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ना, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, वो दोनों का सम होगी। ये 25 था, ये 20 था, 25 प्लस 20 क्या होगा 45 मीटर पर सेकेंड।
है ना। तो नीचे आएगी रियलिटी स्पीड। तो जो टाइम होगा वो देखो 600 प्लस 400, 600 प्लस 400 ओवर जो रियलिटी स्पीड है 45, यानी कि 1000 ओवर 45, यानी कि ये मतलब लगा लो आप 200/9 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसको भी आप मतलब डिवाइड करो, 9×2=18, 20 9×2=18, 20 9×2=18, 22.22 सेकेंड आंसर आ रहा है इसका। कुछ नहीं करना भैया। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहले हम बेसिक मेथड से करते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेस अ पर्सन इन 20 सेकेंड। देखो जब ट्रेन पर्सन को क्रॉस कर रही है ना, तो पर्सन की मतलब लेंथ तो निग्लिजिबल है। तो इसका मतलब ट्रेन जो है वो सिर्फ अपने आप को ही मतलब क्रॉस कर रही है। तो मान लो ट्रेन की जो लेंथ है वो x है, ठीक है। तो ट्रेन जहां पे अपने आप को ही क्रॉस कर रही है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ अगर x है और ये मतलब पर्सन को 20 सेकंड में पार कर रही है। फिर आगे क्या लिखा है, बट इट क्रॉसेस 135 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 26 सेकेंड। वो कह रहा है कि जो 135 मीटर का जो मतलब प्लेटफॉर्म है उसको 29 सेकंड में ये पार कर रही है। तो देखो इसमें भी ट्रेन की स्पीड आ रही है, इसमें भी ट्रेन की स्पीड आ रही है, इसमें भी जो पर्सन है वो स्टैटिक है, इसमें भी प्लेटफॉर्म क्या है, स्टैटिक है, वो हिल नहीं सकते। यानी कि दोनों केसेस में जो ट्रेन की स्पीड है या टोटल स्पीड है वो तो सेम ही है ना। तो अगर हम स्पीड इससे भी निकाल लें और इससे कंपेयर करके इसके साथ मतलब कंपेयर कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमने पहली लाइन में ट्रेन की लेंथ को x माना था, तो पहली लाइन में जो स्पीड ऑफ द ट्रेन होगी वो क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन होगी, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमें तो x माना था लेंथ की मतलब ट्रेन की, और टाइम कितना 20 सेकंड, तो ये होगा x/b। दूसरे केस में ये 135 मीटर का लॉन्ग प्लेटफॉर्म पार कर रही है ना, तो दूसरे केस में स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, दूसरे केस में स्पीड ऑफ ट्रेन होगी मतलब ये मतलब रेलगाड़ी की लेंथ प्लस जो मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 135/29 ये होगी। अब देखो जो पहले वाला मैंने केस लिया ना, वो भी ट्रेन की लेंथ है, वो भी ट्रेन की लेंथ है, और दूसरे नहीं जो पहले वाला केस लिया वो भी स्पीड ऑफ ट्रेन है, दूसरा भी स्पीड ऑफ ट्रेन है, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। क्यों, तो x/20 इज इक्वल टू x प्लस 135/29। तो ये 29x गया, ये 20x गया, तो ये आ गया 9x इज इक्वल टू, फिर ये आ गया 135 × 20, यही आया 9 × 15 = 135। तो ये हो गया x की वैल्यू 300। जैसे ही ट्रेन की लेंथ आ गई उसने फिर क्या कहा, एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या थी, x/20 थी ना, तो अभी लेंथ तो 300 आ चुकी है, तो 300/20 भी कर दो, तो आंसर क्या आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रेडिशनल मेथड से आया।
समझाता हूँ। देखो अभी आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। देखो पहली बार ट्रेन ने सिर्फ खुद की लेंथ को क्रॉस किया था, दूसरी बार ट्रेन ने अपनी लेंथ को तो क्रॉस किया प्लस 135 मीटर जो कि ट्रेन की जो कि मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ थी ना उसको भी क्रॉस किया। अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में जो डिफरेंस है वो 135 मीटर है ना, दोनों में अंतर, इसको इसके साथ माइनस करोगे तो 135 मीटर। पहले जो मतलब ट्रेन की लेंथ है उसको पार करने में 20 सेकंड लग रहे थे और जो प्लेटफॉर्म को पार करने में 29 सेकंड लग रहे थे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना है, 9 सेकंड है। यानी कि डिस्टेंस के बीच में जब 135 डिफरेंस आया ना, डिस्टेंस के बीच में जब 135 डिफरेंस आया तो टाइम के बीच में 9 सेकंड का डिफरेंस आ गया, यानी कि ये इसकी स्पीड है। यानी कि 9 सेकंड में ट्रेन 135 मीटर जा रही थी, तो 1 सेकंड में फिर कितना जाएगी, मतलब 15 मीटर जाएगी ना, तो यही तो उसकी स्पीड है, 15 मीटर पर सेकंड, इसी स्पीड कहते हैं। और फिर उसने पूछा कि ट्रेन की मतलब ये तो आगे स्पीड आ गई ट्रेन की, फिर उसने पूछा ट्रेन की लेंथ क्या है। तो ट्रेन की लेंथ फिर क्या होती है आपको पता ही है, लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 15 मीटर मतलब पर सेकंड है, गुना तो मतलब टाइम कितना है 20 है, तो 15 गुना 20 क्या हो गया 300 मीटर। तो आप इस मेथड से भी आसानी से इसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ट्रेन हैविंग सेम लेंथ, तो देखो दोनों ट्रेनों की लेंथ सेम है, अगर एक की एक्स है तो दूसरे की भी एक्स है, क्रॉसिस से इलेक्ट्रिक पोल, अब वो अपने आप को ही पार कर रही है इन 4 सेकंड एंड 6 सेकंड, देन इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें दिया क्या है, इसमें सिर्फ टाइम ही दिया है, ना स्पीड दी है ना उनकी लेंथ दी है। तो लेंथ के बारे में एक हिंट दिया कि दोनों ट्रेनों की लेंथें सेम है, ये हिंट दिया गया। इस हिंट से भी हम फायदा उठा सकते हैं। और स्पीड तो बिल्कुल नहीं दी, तो हम इसकी स्पीड अपने मन से मान लेते हैं कि मान लो T1 की जो स्पीड है ना वो S1 है और T2 की जो स्पीड है वो S2 है, ठीक है। अब दोनों ट्रेनों की जो लेंथ है वो तो सेम ही है ना, जो T1 की लेंथ है वो भी x है, T2 की लेंथ है वो भी x है। तो जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहली वाली जो ट्रेन की लेंथ होगी वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं T1 इंटू S1, और दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ भी x ही है तो हम इसको ऐसे इक्वल कर देते हैं, ये हो गया T2 इंटू, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मतलब टाइम है ना, ये टाइम है, रुको। तो टाइम देखो पहली वाली मतलब ट्रेन है 4 सेकंड लगा रही है, तो जो होता है S1 इंटू T1, तो स्पीड इसकी हमने मानी थी S1 इंटू T1, तो T1 कितना 4 है। तो दूसरे वाली ट्रेन की भी लेंथ x ही थी, तो मैं इसी ऐसे इक्वल करके ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू S2, यही है, ठीक है नहीं। और इससे मेरे पास स्पीड की रेशो आ जाएगी, स्पीड की रेशो फिर क्या आएगी S1 ओवर S2 इज इक्वल टू 6/4 इज इक्वल टू 3/2। स्पीड की रेशो भी मेरे पास आ चुकी है 3/2 है, ठीक है। अब मेरे को पता क्या करना है कि अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आए तो वो कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। तो देखो वो जो टाइम होगा वो होगा दोनों ट्रेनों की लेंथ का जोड़ जो कि x माना था, ओवर दोनों की रिलेटिव स्पीड जो कि आपस में मतलब प्लस होगी, ठीक है। लेकिन हमें रिलेटिव स्पीड नहीं पता, हमें उसका रेशियो पता है जो कि 3/2 है। तो देखिए इसके आगे हमने क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो कोई भी चीज अगर रेशियो में दी होती है ना तो इसका मतलब ये है कि उसका कुछ ना कुछ कॉमन मल्टीपल है। तो मान लो कि S1 जो है वो 3a है और S2 जो है वो 2a है ना, तो फिर इधर जो S1 की जगह में हम 3a लिख देंगे, S2 की जगह में हम 2a लिख देंगे। तो जो हम टाइम ऑफ मीटिंग जो हम टाइम निकालेंगे व्हेन दे मतलब क्रॉस ईच अदर इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो देखो ये 2x आ रहा है ना, तो ऊपर आएगा 2x ओवर नीचे का आएगा रिलेटिव स्पीड, तो होगा S1 प्लस S2 है ना, तो S1 3a है, S2 मतलब 2a है, तो वो होगा 5a इज इक्वल टू 2/5a। अब x की वैल्यू कोई भी लिख लो, 6 दूनी 12 a ये भी आ रही, 4 3 12 ये भी आ रही,
तो x की वैल्यू है 12a। a से a कट गया, 12 दूनी 24/5, तो ये आ गया 5 चौके 20 और 4 24 सेकेंड्स, यानी कि 4.80 सेकेंड्स आ गया। ये इसका आंसर है। मैंने थ्योरेटिकल मेथड से समझाया है, ये आई होप आपको समझ आई होगी। तो था थ्योरेटिकल मेथड जिसमें इसमें स्पीड भी गिवन नहीं थी, तो हमने मान ली, अज्यूम कर ली, लेंथ को x मान के हमने कर लिया। अब हम करते हैं इसके शॉर्टकट मेथड से कि शॉर्टकट मेथड से ये कैसे होगा। शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना है कि जब भी हमें, ये शॉर्टकट मेथड उसके लिए है कि जब भी हमें देखो 3 कंपोनेंट होते हैं ना, एक डिस्टेंस होता है, एक स्पीड होता है, एक टाइम होता है। जब भी हमें तीनों में से कोई एक दिया हो और 2 ना दिए हो, जैसे ये नहीं दिया, कभी ये दे दिया फिर ये नहीं दिया, कभी ये दे दिया फिर ये नहीं दिया, तब हमने इस मेथड का यूज करना है, यानी कि एलसीएम मेथड का। ओके, वैसे तो आपको पता ही है डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड का जो एलसीएम होगा ना वो डिस्टेंस है, या टाइम का जो एलसीएम होगा वो डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस को मानना है एलसीएम ऑफ स्पीड या एलसीएम ऑफ टाइम, यही मेथड है। देखिए अब इसे हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो चलिए करते हैं। देखो, तो ये बोल रहा है कि दो मतलब ट्रेनें हैं, सेम लेंथ की हैं, सेम लेंथ मतलब एलसीएम सेम है उनका, क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल इन 4 सेकंड और 6 सेकंड। तो इधर लिख लो 4 सेकंड, इधर हो गया 6 सेकंड। तो मैंने क्या कहा था, इसमें ना स्पीड गिवन है ना टाइम गिवन है, लेकिन ये गिवन है कि सेम लेंथ की है, सेम लेंथ की है, तो आप इसका एलसीएम ले लो। जब सेम लेंथ की होगी ना तभी हम उसका एलसीएम ले सकते हैं, ऐसे नहीं। तो 6 और 4 का एलसीएम देख लो कि कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 मान लिया डिस्टेंस है, यानी कि ट्रेन की लेंथ आ गई। तो इसका जो अपोजिट होता है ना वो होती है स्पीड, ये टाइम आ गया, बीच में डिस्टेंस रखा, और इसका जो रेशो होगा वो होगा मतलब स्पीड। तो देखो 12 को 6 से अगर डिवाइड मतलब करेंगे तो मतलब कितना आएगा, 12 को 6 से, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशो, जो टाइम का रेशो होगा वो स्पीड के रेशो से क्या होगा, उल्टा होगा। क्यों, स्पीड का रेशो टाइम के रेशो से उल्टा होगा। अगर ये 4 है ये 6 है तो फिर ये 6 होगा ये 4 होगा, यही होगा, क्योंकि डिस्टेंस मतलब कांस्टेंट है। तो ये 6 हो गया ये 4 हो गया, ये स्पीड आ गई इस साइड, उस साइड डिस्टेंस है। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो जो टाइम होगा वो होगा दोनों की लेंथ। तो देखो एक की लेंथ कितनी है, 12 यूनिट है ना, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, 12 + 12 ओवर टोटल स्पीड आएगी। तो देखो स्पीड कितनी है, स्पीड देखो कितनी है, 6 + 4 10 स्पीड है ना, तो इधर आएगी मतलब 10 स्पीड आएगी। अच्छा, इधर जो मानना होता है ना बीच वाला, इसको आप एलसीएम मत मानो, इसको आप मतलब प्रोडक्ट मान लो 24। अगर एलसीएम मानना है तो फिर इसकी वैल्यू अलग होगी, इसको आप 24 ही मानो। अगर एलसीएम से करना है तो फिर किसी और मतलब मेथड से होगा। कि देखो एलसीएम वाले मेथड में आपने क्या करना है कि बीच में जो टाइम है ना उसका एलसीएम बीच में लिखना है। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना, 12 है। तो अगर स्पीड निकालनी है तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 12 को जब 6 से मतलब डिवाइड करेंगे तो इधर 2 आएगा, ये होगी स्पीड। जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, तो स्पीड आएगी इधर 3 स्पीड है। तो अब वो दोनों अपोजिट जा रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ओवर मतलब टोटल स्पीड, जो मतलब रिलेटिव स्पीड है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो ऐड होंगे, है ना। तो 12 और 12, 12 तो एक ट्रेन की लेंथ है ना, तो 2 ट्रेनों की लेंथ होगी 24 बटा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड ऐड होगी, 3 और 2 कितनी होगी, 5। तो ये आ गया 4 4 से 5 आंसर, मतलब सेकंड आ गए। ओके,
टू ट्रेन्स हैविंग सेम लेंथ, तो लेंथ सेम है, इसका मतलब डिस्टेंस मतलब कांस्टेंट है, जो स्पीड की रेशियो है वो टाइम की रेशियो की उल्ट है। तो 5 सेकंड और 8 सेकंड दिया। इन हाउ मच टाइम दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट, तो ये पहले वाला ही मतलब क्वेश्चन है, तो आप इसे शॉर्टकट से मतलब इजी या कम समय में कर सकते हो। तो चलो हम इसे शॉर्टकट से करते हैं। तो ये 5 सेकंड है, ये 8 सेकंड है, ये आ गया टाइम। ओके, बीच में जो आता है वो आता है एलसीएम इसका, और एलसीएम जो होता है वो होता है इनका डिस्टेंस। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना है, मतलब 40 ही है। फिर इनको डिवाइड करके जो आता है ना, ये डिस्टेंस है, जो इनको डिवाइड मतलब करके आता है वो आती स्पीड। तो 40 को 8 से किया, यानी कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, तो 40/8 क्या आ गया, 5। फिर 40 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया, 8। तो ये इसकी स्पीड आ गई। अब दो ट्रेनें है ना, दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही है, यानी कि ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, तो फिर दोनों की लेंथ फिर काउंट होगी। तो टाइम होगा, जो दोनों की लेंथ है, ये एक ही लेंथ है 40, तो दोनों की लेंथ क्या होगी 80 अपॉन, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड आएगी। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। 5 और 8 क्या हो गए, 13 हो गए। तो ये होगा 13 छीके 78, और ये देखो कितनी आसानी से आएगा शॉर्टकट से। तो ये 4 से 5 सेकंड का ही सम है बस। और वैसे अगर ट्रेडिशनल मेथड से करना हो तो काफी लंबा, मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड से भी पहले वाले क्वेश्चन में सिखा दिया था। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन क्रॉसेस टू पर्सन मूविंग। देखो पिछले क्वेश्चन में जो मैन थे ना वो स्टैटिक थे, वो घूम नहीं रहे थे, वो एक जगह पे खड़े थे। लेकिन जहां पे जो बंदे हैं ना वो घूम रहे हैं, और घूम भी किस दिशा की तरफ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर ट्रेन इधर से आ रही है ना, अगर मान लो जो ट्रेन है वो इधर से आ रही है, वो इधर से आ रही है ये, तो वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अब की बार ये मूव कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अ ट्रेन क्रॉसिंग टू पर्सन मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड। तो ये दो बंदे हैं, पहले बंदे की स्पीड 5 मीटर मतलब पर सेकंड है, दूसरे बंदे की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। तो ट्रेन की भी कुछ स्पीड होगी जो ने अपोजिट, तो मान लो ट्रेन की स्पीड x मीटर पर सेकंड है, और ये उसको क्रॉस कर रहे हैं 6 सेकंड में और 5 सेकंड में। तो इसका मतलब देखो एक ही ट्रेन है जो दो बंदों को क्रॉस कर रही है ना, एक ही ट्रेन है जो दो बंदों को क्रॉस कर रही है। इसका मतलब जो अगर वो बंदे को क्रॉस करेगी तो बंदे की लेंथ तो निग्लिजिबल है, तो मतलब ट्रेन की लेंथ ही आएगी, है ना। तो अगर मान लो जो ट्रेन जो है वो अगर मतलब M1 को क्रॉस कर रही है, तो फिर ट्रेन की लेंथ क्या होगी, जो ट्रेन की लेंथ होगी वो होगी स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो जो मतलब रिजल्टेंट स्पीड है वो क्या होगी, देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो ट्रेन है वो x मीटर मतलब पर सेकंड से जा रही है, जो पहला बंदा वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। इस करके जो मतलब रिजल्टेंट स्पीड होगी वो होगी x+5, और जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, तो गुना टाइम। तो टाइम क्या है, 6 सेकंड है, ये होगा इज इक्वल टू। जब ट्रेन दूसरे बंदे को क्रॉस करेगी ना तो तब भी ट्रेन की लेंथ ही आएगी, बंदे की लेंथ तो निग्लिजिबल है, वो इक्वल होगी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड फिर जो होगी जो तब स्पीड होगी आपस में प्लस। तो ट्रेन की स्पीड है x, बंदे की स्पीड है 10, तो दोनों होंगी प्लस, गुना जो टाइम है, टाइम कितना है 5 सेकेंड। अब इन दोनों को कंपेयर करके हम ट्रेन की स्पीड पता कर सकते हैं, क्यों। तो ये आ गई 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 5x प्लस 50। तो 6x 5x इधर माइनस हो गया, x आएगा 50 में से 30 गए 20, यानी कि x आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की स्पीड आ गई, जब भी ट्रेन की स्पीड आ गई इसको इसमें पुट कर दो तो ट्रेन की लेंथ भी आ जाएगी, है ना। तो x की वैल्यू 20 है, 20 प्लस 5 क्या हो गया 25 गुना 6, यानी कि 150 मीटर है ट्रेन की लेंथ। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, काफी इजी सम है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रेन पासिस अ स्टैंडिंग मैन। अब की बार बंदा घूम नहीं रहा, खड़ा है, 2 सेकंड में पार कर लेती ट्रेन। एंड प्लेटफॉर्म ऑफ 50 मीटर इन 4.5 सेकंड।
तो इसको 4.5 सेकंड में ट्रेन पार कर लेती है। व्हाट इज द स्पीड एंड लेंथ ऑफ ट्रेन? तो मैंने एक शॉर्टकट मेथड बताया था ना कि जब भी ऐसा हो, देखो पहले जब जो ट्रेन स्टैंडिंग मैन को पार कर रही है ना, तो सिर्फ अपनी लेंथ को ही पार कर रही है, क्योंकि जो बंदे की लेंथ है वो तो निग्लिजिबल है। और जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो x+50 को पार कर रही है, यानी कि अपनी लेंथ को भी पार कर रही है और 50 मीटर और को पार कर रही है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 50 मीटर है। देखो जब वो बंदे को पार कर रही थी तो वो 2 सेकंड को कर रही, यानी कि अपनी जब लेंथ को पार कर रही थी उसे 2 सेकंड लग रहे थे। जब वो प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही तो उसे 4.5 सेकंड लग रहे हैं, यानी कि दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है? 2.5 सेकंड। यानी कि 50 मीटर बढ़ने के कारण ना 2.5 सेकंड लग रहे हैं। तो यही तो ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि एक ही चीज तो जहां पे मूव हो रही है। ओके, तो 2.5 सेकंड, पेन चेंज करता हूँ जरा। तो 2.5 सेकंड जो है ना, 2.5 सेकंड में 50 मीटर कवर हो रहा है। तो 1 सेकंड में फिर मतलब कितना पार होगा? 50/2.5 गुना, है ना, 50/2.5 होगा, तो ये हो गया 20 मीटर। यानी कि स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। जैसे ही स्पीड आ गई तो लेंथ भी फिर आ ही जाएगी, है ना। तो देखो पहले एक्स को 2 सेकंड में पार कर रही थी, तो लेंथ किसके बराबर होती? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 20 मीटर मतलब पर सेकंड है। लेंथ कितनी है मतलब टाइम कितना है? 2 सेकंड है। तो 40 मीटर आ गई। काफी इजी सम था ये। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। 240 मीटर की ट्रेन है, प्लेटफॉर्म जो मतलब ट्वाइस है इसकी लेंथ से। तो अगर ये 240 है तो ये 480 होगा। तो 40 सेकंड में करती है स्पीड ऑफ ट्रेन, पता है। तो जो प्लेटफॉर्म है वो तो स्टैटिक है ना, उसका तो स्पीड में कोई योगदान नहीं है। तो जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस अब दोनों का ऐड होगा, 240 प्लस 480 बटे 40। तो 24 थी, ये 72 होता है ना। 18 × 4 = 72 मीटर पर सेकंड। यही इसका आंसर है। ये वाला क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से जल्दी, देखते कौन कर पाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ट्रेन क्रॉस अ इलेक्ट्रिक पोल इन 4 सेकंड और 6 सेकंड। दो ट्रेनें हैं, एक 4 सेकंड में कर रही है, एक 6 सेकंड। उनकी स्पीड का रेशो दिया गया जो कि 7:9 है ना। तो इसका मतलब एक को हम 7x मान लेते हैं, दूसरे को 9x मान लेते हैं। रेशो को हम ऐसे ही मानते हैं कि रेशो का मतलब होता है कुछ ना कुछ कॉमन है उसमें। तो मान लो x कॉमन है। देन इन हाउ मच टाइम दे क्रॉस ईच अदर इफ दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो, तो ट्रेन 1 है ना, उसकी लेंथ फिर क्या होगी? स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड देखो, ट्रेन 1 की स्पीड 7x है, टाइम 4 है, तो 28x होगी। अच्छा, ट्रेन 2 की लेंथ क्या होगी? स्पीड इंटू टाइम होता है। ट्रेन 2 की स्पीड 9x है, जो टाइम 6 सेकंड लगा रही है, तो 9×6 = 54x होगी। अब उसने पूछा है जब वो क्रॉस करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में तब टाइम बताओ। तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो दोनों जो ट्रेनें हैं उनका डिस्टेंस आपस में ऐड हो जाएगा, है ना। तो 28x + 54x ओवर स्पीड आएगा नीचे, है ना। स्पीड वो भी रिलेटिव वाली। तो देखो दोनों की स्पीड कितनी है? 7x 9x। तो जब ऑपोजिट मतलब डायरेक्शन में आती है चीजें तो रिलेटिव स्पीड होती ऐड, 9×7 = 16x, है ना। तो नीचे आएगा 16x। तो 8×4 = 12, 2 कैरी 1, 5×1 = 6, 2 8। तो ये हो गया 16x। और ये x से x कटा, 16×5 = 80 आ गया। और ये 5/1/8 सेकेंड। देखो कितना इजी क्वेश्चन था अगर आपको बेसिक आपके। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पीड रेशो ऑफ द ट्रेन आर 3:4। तो मान लो पहली ट्रेन की 3x है ना। पहली ट्रेन की स्पीड जो है 3x है, दूसरे की 4x मान लो। दे आर मूविंग इन अपोजिट, तो वो ऐड होंगी। जो रिलेटिव स्पीड होगी ना वो 3x - 4x 7x होगी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इट विल क्रॉस हाउ मच टाइम इफ दे क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल इन 3 सेकंड। तो वो कह रहा है कि ये दोनों जो ट्रेनें हैं ना वो इलेक्ट्रिक पोल को सेम ही समय में पार करते हैं। तो देखो इधर टाइम दे रखा है,
ये स्पीड है, तो स्पीड और टाइम हो तो हम दोनों ट्रेनों की जो लेंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रेन 1 की लेंथ क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 3x है, टाइम तो दोनों का सेम है 3 सेकंड, तो ये 9x हो गया। ट्रेन 2 की लेंथ कितनी है, ट्रेन 2 की स्पीड कितनी है 4x गुना, तो टाइम तो दोनों का सेम है 3, तो ये हो गया 12x। तो अब वो पूछा कि जब अपोजिट क्रॉस करेंगे तो कितना होगा। देखो जब अपोजिट क्रॉस करेंगे तो दोनों का डिस्टेंस ऐड होगा, 12 और 9 हो गया 21x बटे, तो जो नीचे आएगा वो आएगी रिलेटिव स्पीड, है ना। तो जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या है 7x है, तो 7x आएगी। x से x गया 7 3 पे, तो ये 3 सेकंड आ रहा है। वेरी इजी एज दैट, काफी इजी है। देखिए तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन आर 5:3, तो इधर से ही मतलब लगा लो, ये 5x होगी, ये 3x होगी। गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन पैरेलल ट्रैक इच टेक 4 सेकंड एंड 8 सेकंड ईच टेक्स। तो इससे हमें लेंथ पता चल जाएगी ना, लेंथ क्या होती है स्पीड इंटू टाइम। तो ट्रेन 1 की लेंथ क्या होगी 5x इंटू 4, ट्रेन 2 की लेंथ क्या होगी, वो होगी 3x इंटू 8, तो ये 20x हो गया, ये हो गया 24x। अब उसने पूछा क्या है कि दोनों एक दूसरे को अपोजिट में अगर क्रॉस करेगी कितना समय लगेगा, तो दोनों की लेंथ मतलब प्लस हो जाएगी, 20 और 24 44x बटे जो रिलेटिव स्पीड है, तो अपोजिट में रिलेटिव स्पीड ऐड होगी, तो 5 और 3 8x, x से x गया, तो ये आएगा 22, तो ये 4 से ये डिवाइड ना हो रहा है, 11 4 दा और 4 2 दा, तो ये 5.5 सेकंड आ रहा है, 5.5 सेकंड आ रहा है। देखो तो ये सम क्या कह रहा है, टू ट्रेन क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल इन 10 सेकंड एंड 18 सेकंड, इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन दे विल क्रॉस ईच अदर बाय 15 सेकंड, फाइंड द स्पीड रेशियो। अब इस क्वेश्चन में अगर इस लाइन को स्किप कर दिया जाए तो दोनों का ना समय दिया हुआ है, एक का 10 सेकंड है, एक का 18 सेकंड है। अब इसमें मतलब लेंथ नहीं दी है ना, दो ट्रेनों की लेंथ नहीं दी हुई। जो रेनू ने मेथड लगाया ना ये वाला कि 10 18 ले लिया, ये 90 ले लिया, ये 5 ले लिया, ये 9 ले लिया, 5:9 आ गया, सर मेरा करेक्ट आंसर, मैं जीत गई, आई विन। तो ये मेथड पता है इधर क्यों नहीं लगा, ये मेथड इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम जब इस मेथड से करते थे ना हाँ पता है मेरे को, जब हम इस मेथड से करते थे ना तब दोनों ट्रेन की लेंथ जो होती थी ना, टू ट्रेन्स की जो लेंथ होती थी वो इक्वल होती थी, ये हम उसमें लगाते थे। ये जो बीच वाला आता था ना वो सेम आता था, वो इक्वल आता था, उसमें ये मेथड लगता है जब दो ट्रेनों की लेंथ इक्वल हो, जहाँ जो लेंथ या डिस्टेंस दिए गए हो वो कांस्टेंट हो, वो इक्वल हो। इसमें कहीं पे नहीं लिखा कि ट्रेनों की लेंथ क्या है इक्वल है, तो इसमें ये वाला मेथड नहीं लगेगा। ये वाला मेथड उसमें लगेगा जब ट्रेनों की लेंथ इक्वल होती या डिस्टेंस इक्वल होता, तो ये वाला पार्ट इक्वल होता, तब ये मेथड लगता। ओके, तो आपको पहले ये समझ आना चाहिए कि ये मेथड कहाँ कहाँ पे लगेगा। ये मेथड वहां पे लगेगा जहां पे सिर्फ टाइम का रेशो दिया हो या स्पीड का हो, और जो डिस्टेंस हो, जब दो ट्रेनें हैं जहाँ ये है वो उनकी लेंथ बराबर हो, उसमें ये आप लगा सकते हो। तो देखो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, या तो ट्रेडिशनल से या फिर इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं। तो देखो ये एक का समय है, ये दूसरे का समय है, ये दोनों का मिलके समय है, तो वेरिएबल सेम है ना। जब वेरिएबल सेम होते हैं तो हम मिक्सचर एलिगेशन भी लगा सकते हैं। ये 10 सेकंड है, ये 18 है, ये ट्रेन 1 का टाइम है, ये ट्रेन 2 का टाइम है, बीच वाला जो टाइम है वो दोनों का मतलब क्रॉस करने का मतलब मिलने का टाइम है। तो देखो ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 5, तो ये जो नीचे आता है ना ये डिस्टेंस आता है। आपको तो पता ही है डिस्टेंस का रेशो और स्पीड का रेशो एक ही होता है, यानी कि स्पीड का भी यही रेशो होगा 3:5, यानी कि S1/S2 क्या होगा 3:5। लेकिन ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट कर दिया। अच्छा ये मिक्सचर एंड एलिगेशन उसी में लगता है जिसमें वेरिएबल सेम हो। देखो इसमें भी टाइम था, ये भी टाइम है, और ये दोनों मतलब मिलके जो टाइम आया वो है, तो ये आंसर आ गया।
अब इसे ट्रेडिशनल से कहते मतलब कैसे करेंगे वो भी मैं समझाता हूँ। अब हम इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से करने जा रहे हैं। तो देखो दो ट्रेनों के ना समय दिए गए हैं 10 सेकंड और 18 सेकंड, ना इनका डिस्टेंस दिया है ना इनकी स्पीड दी है, तो इनके डिस्टेंस और स्पीड दोनों अलग अलग होंगे, है ना। मान लो मतलब ट्रेन 1 की लेंथ L1 है, ट्रेन 2 की लेंथ L2 है। मान लो उनकी जो स्पीड है ट्रेन 1 की V1 है, इसकी V2 है। तो लेंथ किसके बराबर होती है? स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो L1 बराबर होगा मतलब V1 के मल्टीप्लाई ये सेकंड, ये 10 सेकंड, ये होगा मल्टीप्लाई 18 सेकंड। क्यों? ये आ गया। इसका मतलब जो L1 होगा वो 10 V1 होगा और जो L2 होगा वो 18 V2 होगा। जहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, हमने दोनों को मतलब कंसीडर ही ऐसे किया। अब देखो वो क्या कह रहा है, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ना तो वो 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर देता है। तो जो 15 सेकंड है वो किसके बराबर है? ये टाइम है, टाइम इक्वल टू 15 सेकंड है, तो ये होगा ऊपर डिस्टेंस ओवर मतलब स्पीड। तो डिस्टेंस देखो कितना दिया नहीं ना, L1 प्लस L2 है, L1 प्लस L2 है। और स्पीड कितनी है? स्पीड देखो हमने V1 V2 मानी है और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये होगी V1 प्लस V2। क्यों? अब देखो L1 की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो हम इसमें पुट कर सकते हैं 10 V1 प्लस L2 की वैल्यू कितनी है 18 V2 ओवर V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 15। तो ये जब उधर की तरफ जाएगा तो इधर देखो, इधर कितना है, इधर है 10 V1 और ये जब उधर जाएगा ये होगा मतलब 15 V1। तो 15 V1 में 10 V1 गए, इधर आ गया 5 V1। अब देखो इधर मतलब 15 V2 है, इधर 18 V2 है, तो फिर 18 माइनस 15 होगा 3 V2। तो फिर V1 ओवर V2 की वैल्यू क्या आ गई? V1 ओवर V2 का रेशो आया 3/5, यानी कि 3:5 आ रहा है। आई थिंक आपको ट्रेडिशनल मेथड से भी समझ आया होगा। देखो तो ये क्वेश्चन भी सेम ही है कि दो ट्रेनें हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही हैं। अगर वो मैन को मतलब, है ना, क्रॉसिंग ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी कि मैन को ही मतलब क्रॉस कर रही है, एक 27 सेकंड में कर रही है, एक कर रही है 17 सेकंड में। तो जब वो एक दूसरे को करती है तो 23 सेकंड। इसमें वेरिएबल सेम है, ये पहले वाला ही मतलब क्वेश्चन है। जब T1 है, इधर T2 है, इधर T1 प्लस T2 का टाइम है, सभी का समय समय दिया गया है ना। इधर कितना है 27 है, इधर 17 है, इधर 23 है, 27 माइनस 4 17, ये कितने होते हैं 6, है ना, 17 6 23। तो ये 3:2 होंगे। ऊपर अगर टाइम है तो नीचे क्या होगा, स्पीड होगा। स्पीड की रेशो क्या है 3:2। यही आंसर है। काफी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को बेसिक से करें ना तो कैसे करेंगे कि इसमें मतलब टाइम ही दिया हुआ है दोनों का 27 सेकंड, और ये ना मतलब स्पीड दी है ना डिस्टेंस दिया है, और स्पीड भी मतलब डिस्टेंस भी बराबर नहीं है, नहीं तो हम वही वाला एलसीएम मेथड लगा लेते। तो मान लो पहले ट्रेन की लेंथ L1 है, दूसरे की L2 है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मान लो पहले की लेंथ मतलब पहले जो ट्रेन की स्पीड V1 है, दूसरे की V2 है, ओके। तो जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो V1 इंटू देखो पहले का टाइम कितना है 27 सेकंड है, दूसरे का कितना है, दूसरे का है 17 सेकंड। ये आ गया। इधर से हमें इतना बात पता चल चुकी है। अब वो क्या कह रहा है कि जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो T, जब वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना तो L1 प्लस L2 दोनों की लेंथ ऊपर आएगी ओवर, नीचे आएगी रिलेटिव स्पीड, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना। अब अगर क्रॉस कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर उनकी रिलेटिव स्पीड होगी प्लस, नीचे आएगा V1 प्लस V2, ऊपर आएगा 27 V1 प्लस 17 V2, और ये बराबर आएगा, इसने दिया है 23 सेकंड, है ना। तो अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। तो देखो 27 V1 इधर लिखा है तो 23 V1 इधर है,
तो 23 उधर जब जाएगा, 23 और 4 27 होते हैं, तो ये 4v1 आ गया इज इक्वल टू 17v2 इधर है ना, और 23v2 इधर है। तो 17 में से 23 में से जब 17 माइनस होंगे तो ये 6v2 आएगा। v1 ओवर v2 जो होगा वो 6/4 होगा, यानी कि 3/2 होगा, यानी कि v1 रेशो v2 क्या होगा, 3:2 होगा। वेरी इजी। तो चलिए हम इस सम को करना स्टार्ट करते हैं अभी। तो सम है द लेंथ ऑफ टू ट्रेन इज 4x, मतलब 4:5। तो इसे आप मान लो कि पहली ट्रेन की जो लेंथ है वो मतलब 4x है और दूसरे की 5x है। द रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन्स इन मूविंग अपोजिट डायरेक्शन इज 90, यानी कि रिलेटिव स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है ना। चलो तो ये अगर ये 90 किलोमीटर पर आवर है ना, तो मीटर पर सेकंड में ये कितनी होगी, देखो 18 मल्टीप्लाई 5 आ रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 होगी, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। ये शॉर्टकट मैंने पहली वीडियो में ही बताया था। आगे, When they move opposite direction they will cross in 36 सेकंड। तो इसका मतलब जो टाइम है जब वो दोनों एक दूसरे को कटर कर रही हैं वो 36 सेकंड है, और ये इक्वल टू होगा मतलब दोनों का डिस्टेंस, तो 4x प्लस 5x 9x आ गया, ओवर नीचे आएगी रिलेटिव स्पीड। तो मैंने ये मीटर पर सेकंड में लिया ना, तो ये भी सारा आंसर मीटर में आएगा, तो नीचे आएगा 25। अच्छा, मैंने ये मीटर पर सेकंड में क्यों मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि जो ट्रेन की लेंथ होती है ना वो किलोमीटर में नहीं आएगी, वो मीटर में ही आएगी, इसलिए मैंने इसे पहले से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। ये कॉमन सी बात है। अब देखो इससे x की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। तो 9x की वैल्यू कितनी है, 25 गुना 36, तो 9 1 दा 9 4 दा, तो x की वैल्यू होगी 100। जैसे ही x की वैल्यू 100 आई तो देखो 4x की वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू 100 यानी कि 400 मीटर, और 5x की वैल्यू क्या आ गई, 5 इंटू 100 यानी कि 500 मीटर। कितना इजी सम है बताओ। जहाँ पे ये थोड़ी स्टेटमेंट में ना करेक्शन कर लेना, ये ना कॉमा है इधर, ये फुल स्टॉप नहीं है, और ये W छोटा है, ठीक है। ये लाइन एक ही है कि जब वो एक दूसरे को 88 सेकंड में क्रॉस करते हैं तो सेम डायरेक्शन में जब वो मतलब क्रॉस करते हैं तो 88 सेकंड में एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, मतलब क्रॉस कर लेते हैं। तो देखिए ये सम क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज ए इज 27 किलोमीटर पर आवर मोर देन ट्रेन बी। तो ये ना दोनों की स्पीड का डिफरेंस दिया हुआ है कि जो ए की स्पीड है और जो बी की स्पीड है उन दोनों का बीच का डिफरेंस है कि स्पीड ऑफ ए है माइनस स्पीड ऑफ जो बी है वो 27 किलोमीटर पर आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था, ट्रेन की लेंथ तो मीटर में होती है ना, तो ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में हमें चाहिए नहीं, हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो 27 18 का 1.5 गुना है, तो 5 का 1.5 गुना क्या होता है, 7.5, तो 7.5 मीटर पर सेकंड के बराबर है। बट द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 20% मोर देन द लेंथ ऑफ ए। तो इधर ए डाल लो इधर बी डाल लो, ये रेशो दे रहा है मतलब लेंथ की, यानी कि डिस्टेंस है ये। तो डैन के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो 5 से 6 यानी कि बी की ज्यादा है 20%। दे क्रॉस ईच अदर इन 88 सेकेंड। तो ये रेशो में दिया, इसे 6x मान लो, इसे 5x भी मान सकते हैं ना। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं 88 सेकेंड में, व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में मतलब मूव करते, तो फिर इसका मतलब जो टाइम होगा वो क्या होगा, दोनों की मतलब लेंथ आएगी ऊपर L1 प्लस L2 ओवर नीचे आएगी रिलेटिव स्पीड, और ये जो रिलेटिव स्पीड होगी ना, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनकी मतलब माइनस वाली स्पीड लेनी है, एस ए माइनस एस बी लेनी है। तो देखो ऊपर तो एस ए माइनस एस बी पहले से ही दिया हुआ है, उसने तो पहले से ही डिफरेंस दिया है 27 किलोमीटर पर आवर, जो था 7.5 मीटर पर सेकंड, तो हम इसे मीटर पर सेकंड में लेंगे 7.5 मीटर पर सेकंड। तो देखो L1 प्लस L2, ये 5x है ये 6x है, 11x हो गया ओवर 7.5 इज इक्वल टू टाइम उसने दिया हुआ है 88 सेकंड, तो 11x
इज इक्वल टू 88 गुना 7.5, 11×8 = 88। ये जो 7.5 है ना, इसे 15/2 भी लिख सकते हो। तो 2×4 = 8, 15×4 = 60। एक्स की वैल्यू आ गई 60। जैसे ही एक्स की वैल्यू 60 आई है तो 6x की वैल्यू क्या होगी, 360। 5x की वैल्यू क्या होगी, 300। तो ये 300 मीटर आ गई, ये 350 मीटर आ गई। तो कितना इजी सम है अगर आप ध्यान से एक एक पॉइंट इसका अच्छे से पढ़ते हो तो चलिए ये वाला क्वेश्चन अभी करते हैं। पर्सन इंक्रीजेज ही स्पीड बाय मतलब 20 किलोमीटर मतलब पर आवर ड्यूरिंग हिज जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। ही सेव्स 1 आवर्स, देन फाइंड द एक्चुअल स्पीड। तो इसमें देखो जो चीज दी है ना, हमें सिर्फ डिस्टेंस दिया गया है, हमें डिस्टेंस के बारे में पता है, ना हमें एग्जैक्ट स्पीड के बारे में पता है, ना हमें एग्जैक्ट टाइम के बारे में पता है। हाँ, स्पीड कितनी बड़ी उतना पता है, टाइम कितना बचा उतना पता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सम हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 1 घंटा बच रहा है ना, 1 घंटा मतलब कब बच रहा है, जब उसकी स्पीड है वो मतलब बढ़ रही है। जब स्पीड बढ़ती है तो टाइम घटता है ना। तो मान लो शुरू में उसकी स्पीड थी v, और बाद में उसकी स्पीड होगी v+20। ओके, यही है। तो अकॉर्डिंग टू सम ये आएगा कि जब उसकी स्पीड मतलब v थी ना तो ज्यादा समय लगता था। तो समय क्या होता है, मतलब डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो 600/v है ना। फिर माइनस होगा उसकी स्पीड जब मतलब बढ़ गई तो v+20 होगी। इसमें भी कुछ समय लगा और इसमें भी कुछ मतलब समय लगा। अब ये बात तो सही है कि जब स्पीड बढ़ेगी ना तब टाइम कम हो जाएगा। तो इसका मतलब 600/b जो है वो ज्यादा है 600/b+b से। और ये कह रहा है कि 1 घंटा बच रहा है, ये 1 के बराबर है। इसे ही हमें सोल्व करना है। 600 को आप मतलब कॉमन मतलब निकाल लो, 1/v - 1/b+b। तो ये 1 आ गया। तो 600 अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये कैसे आएगा, b+b। तो देखो b+b - b ये हो गया 20 इज इक्वल टू 1। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो b और b+20 है ना वो आ रहा है आपका 6×2 = 12,000 आ रहा है। अब हम इसे इधर ना हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं। देखो ये 12,000 आ रहा है ना, ये 20 है, तो मान लो हम b को 100 ही पुट कर दें। अगर इसे जैसे ही 100 पुट करेंगे ये 120 आएगा, ये 100 आएगा। 120 × 100 क्या होता है, 12,000 होता है। इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, 100 है और किलोमीटर पर आवर है ना। तो यही तो उसने पूछा था कि एक्चुअल स्पीड क्या है। वैसे मतलब पेपर में आपको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, पेपर में तो ऑप्शन आएंगे, ऐसे होगा ए ऑप्शन बी ऑप्शन। तो आपने मतलब पेपर में इतना इतना ही लिखना है, ये वाला ही। और ऑप्शन पुट करके देखते रहना कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। जो भी सही मतलब लगे, जो पूरा इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही आंसर टिक। इतना लंबा करने की जरूरत एग्जाम में नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू बैड वेदर स्पीड ऑफ प्लेन डिक्रीजेस बाय 200 किलोमीटर पर आवर but the time duration increases by 30 minutes. If the total distance 600 किलोमीटर, find the actual speed। तो इसमें सिर्फ डिस्टेंस ही दिया है, ना स्पीड एग्जैक्ट है ना टाइम एग्जैक्ट है। वो कह रहा है जब वो 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाता है तो 30 मिनट नहीं मतलब घटाता है। जब 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड प्लेन की घटती है तब टाइम आधा घंटा बढ़ जाता है। तो इसको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हुआ, मान लो कि जो टोटल स्पीड है, ये जो फाइंड द एक्चुअल स्पीड पूछी है ना, मान लो एक्चुअल स्पीड x है, तो अगर वो 200 किलोमीटर पर आवर घटाता है तो जो x - 200 हो गया है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि समय वो बचा रहा है, समय मतलब बढ़ रहा है 30 मिनट। तो समय तभी बढ़ेगा जब उसकी स्पीड मतलब कम होगी। तो ये बना डिस्टेंस ओवर स्पीड x - 200 है ना, माइनस डिस्टेंस ओवर जो रियल स्पीड थी, इसमें स्पीड कम होगी तब तो उसका समय बढ़ा, इज इक्वल टू आधा घंटा, हाफ एन आवर।
इसको सोल्व कर लो, 600 आ गया कॉमन, तो बीच में बचा x, x माइनस 200, ऊपर x माइनस x प्लस 200, x से x गया, ऊपर 200 ही बचा, इज इक्वल टू 1/2। यही आया। अब देखो, ये हो गया 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो हो गया x, x माइनस जो 200 है वो कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 4 जीरो और लग रही है। तो 24 किसका किसका मल्टीपल होता है, 6 और 4 का भी होता है पहले ना। तो देखो, क्या ये 600 और 400 ही तो नहीं है, 6 4, हाँ 600 और 400 ही है ना। तो x की वैल्यू अगर इधर 600 होगी तो फिर ये बन रहा है, मतलब आराम से बन रहा है 600 गुना 400, ये वाला सारा। तो फिर आंसर मतलब हमारा क्या हुआ, हमारा आंसर हो गया 600 किलोमीटर पर आवर। ये तो ऑप्शन नहीं थे, तो मैंने मतलब मेरे को हीट एंड ट्रायल से करना पड़ा। आपके पास अगर ऑप्शन होते तो आप सिर्फ इतनी इतनी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके सीधा ही निकाल लेते, इतना लंबा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 180 एंड व्हेन दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे विल मीट इन मतलब 10 आवर्स। तो इस लाइन का पहले का पता क्या मतलब है, कि सेम डायरेक्शन में वो जा रहे हैं तो 10 घंटे में मिल रहे हैं, लेकिन हमें उसकी स्पीड नहीं दी, हमें डिस्टेंस दिया गया दोनों के बीच में। तो मान लो ए की स्पीड है b1 और बी की स्पीड है मतलब b2, है ना। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो ये सेम मतलब डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड होती है माइनस। तो v1 माइनस जो v2 होगा वो क्या होगा, 180 बटे 10, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये v1 प्लस v2 होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, रिलेटिव स्पीड होगी प्लस। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब वो मिलते हैं 5 आवर्स में, लेकिन डिस्टेंस तो 180 है ना। तो 180 बटे 5 यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि v1 प्लस v2 36 है, v1 माइनस v2 18 है। तो v1 फिर कितना होगा, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 मतलब 2 कर दो, 18 तो ये 54, तो ये 27 हो गया किलोमीटर पर आवर। और v2 क्या होगा, दोनों को माइनस करके मतलब बटे 2 कर दो, 36 माइनस 2 18, 18 बटे 2 9 किलोमीटर पर। तो कितना इजी सम है ये। तो देखिए ये सम क्या कह रहा है, टू ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर एट 6 PM। तो दोनों ट्रेनें इकट्ठे स्टार्ट हुई हैं एक ही समय पे, टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिलेटिव स्पीड दोनों को प्लस करने से बनेगी। व्हेन दे मीट फास्टर ट्रेन हैड कवर 180 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन द स्लोअर ट्रेन। जब वो मिली तो फास्टर ट्रेन ऑलरेडी 180 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा तय कर चुकी थी। तो ये दो लाइनों से ना मुझे ये बात समझ आई कि दोनों ट्रेनें एक ही समय पे चली थी, एक ही समय पे दोनों मीट की, यानी कि दोनों का जो टाइम है ना वो इक्वल है, यानी कि दोनों ने टाइम बराबर लिया। इसका मतलब टाइम क्या है, कांस्टेंट है। जब भी टाइम कांस्टेंट होगा तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का रेशो होगा। अगर मान लो डिस्टेंस का रेशो x रेशो y है तो स्पीड का भी रेशो x रेशो y होगा। उसने लास्ट में स्पीड दी है ना, इफ देयर स्पीड आर 60 to 80, तो स्पीड का रेशो इधर से ही हम पता कर लेंगे, 60 से 80 आ रहा है ना, तो स्पीड का रेशो आएगा 3:4। तो फिर अगर टाइम कांस्टेंट है फिर डिस्टेंस का भी रेशो यही होगा, मतलब 3:4। लेकिन डिस्टेंस में दोनों के बीच में गैप दिया हुआ है कि फास्टर ट्रेन ने स्लोअर ट्रेन से ज्यादा 180 किलोमीटर तय किया है, तो दोनों का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 180। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 18 3 54, 540, है ना। और
4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 18 चौके 72, 720 किलोमीटर। तो देखो दो ट्रेनें ना एक दूसरे की तरफ आ रही थी, ये ऐसे आ रही थी, ये ऐसे आ रही थी। जो फास्टर ट्रेन थी ना उसने ज्यादा ट्रेवल किया है ना, उसने देखो उसने 720 ट्रेवल किया है, यानी कि फास्टर ट्रेन इधर तक आ चुकी थी, है ना। फास्टर ट्रेन जो है वो इधर तक आ चुकी थी, उसने 720 ट्रेवल किया है, और जो स्लोअर थी वो उसने 540 ट्रेवल किया। दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही आ रही थी। अब उसने पूछा क्या, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। तो देखो दिल्ली एंड जयपुर के बीच में डिस्टेंस फिर कितना है, 720 और 540 को ऐड कर दो, 0 4 2 6 और 7 5 12, 1260 आंसर आ रहा है किलोमीटर में। ओके, तो देखिए ये सम क्या कह रहा है, अ रैट टेक्स, अच्छा माइक तो दूर है, अ रैट टेक्स 5 लीव्स एट सम टाइम, cat takes 6 leaps, rat cover 2 meter but cat covers 4 meter in one step. If initial distance between the cat and rat is 12 meter, then in how many leaps a cat to catch rat? आपने कभी मेंढक को उछलते हुए देखा? ये जो लीव्स है ना इसका मतलब है छलांगे। तो एक स्टेप में वो कितनी छलांगे लगाता है। अच्छा, जब मैंने ना मतलब मेंढक को देखा हुआ है उछलते हुए, तो मेंढक पता कैसे उछलता है, ये मान लो जमीन है, इधर कोई बंदा ऐसे ना खड़ा है, ठीक है, इधर कोई मान लो ऐसे ना मतलब बंदा खड़ा है, तो ऐसे ये मेंढक है, ये मेंढक है। अब इसने इसको छेड़ा, तो जैसे इसने इसको छेड़ा ना मेंढक ने, अब मेंढक पता कैसे उछलेगा, 1 डाई 2 3, फिर इधर जाके रुक जाएगा। बात कुछ समझ आ रही है कि एक ही बार में 3 छलांगे मतलब लगा दी उस मेंढक ने, यानी कि एक स्टेप में, इसका जो एक स्टेप में वो 3 लीव्स कर रहा है, एक ही स्टेप में 3 छलांगे लगा रहा है। ऐसे कोई बंदा एक ही स्टेप में 5 छलांगे भी लगा सकता है, एक ही स्टेप में शायद वो 10 छलांगे लगा दे। तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक ही स्टेप में लगातार वो कितनी छलांगे मतलब लगा रहा है, वही उसका स्टेप है। तो देखिए सम को हम अभी कैसे करेंगे, अ रैट टेक 5 लीव्स एट अ टाइम, अ कैट टेक 3 लीव्स। तो इसका मतलब जो ये कैट है ये रैट है, कैट जो रैट है एक टाइम में 5 छलांगे लगाता है, और जो कैट है वो एक टाइम में 3 छलांगे लगाती है। रैट कवर 2 मीटर बट कैट कवर 4 मीटर इन वन स्टेप। कैट एक मतलब उसमें स्टेप में मतलब कितने मीटर कवर करती है, 4 मीटर, और रैट एक स्टेप में 2 मीटर कवर कर रहा है। एक छलांग में अगर 4 मीटर कर रही है तो 4 छलांगों में वो कितना कर रही होगी, 4 छलांगों में वो कर लेगी इतना 12, है ना, 12 मीटर। 5 छलांगे एक बार की लगाता है, एक छलांग में 2 मीटर कवर कर रहा है, तो 5 छलांगों में कितना कर रहा होगा, मतलब 10 मीटर, है ना, ये आ गया। देखो एक बार में ना एक स्टेप में, अभी इनका ये एक स्टेप हुआ है और इसका भी एक स्टेप हुआ है। स्टेप का मतलब था ना कि एक बार में कितनी छलांगे लगाता है। एक बार में कैट 3 छलांगे, एक बार में कैट 3 छलांगे लगाती है, एक छलांगे में वो 4 मीटर मतलब टपती है, तो 3 छलांगों में वो 12 मीटर तय कर लेगी। वैसे ही जो चूहा एक बार में 5 छलांगे लगाता है, एक छलांग उसकी 2 मीटर की है, तो कुल टोटल मतलब डिस्टेंस जो रैट तय करेगा वो 10 मीटर होगा। अब इसका मतलब ये है कि एक स्टेप में ना, एक स्टेप में कैट 2 मीटर आगे जा रही है, 2 मीटर चूहे से ज्यादा तेज है, तभी तो चूहे को वो पकड़ पाएगी। ओके, अब इसने क्या कहा कि जो कैट और रैट के बीच में इनिशियल डिस्टेंस है ना वो 12 मीटर है, तो एक स्टेप में 2 मीटर कैट ज्यादा कर रही है, 12 स्टेप को कवर करने में कितने स्टेप लग जाएंगे, 6 स्टेप्स लगेंगे।
लेकिन क्या 6 आंसर है? 6 आंसर नहीं है। ये तो अभी कैट के स्टेप आए हैं कि कैट 6 स्टेप मतलब लगाएगी, ठीक है। अब देखो जो कैट है ना, वो एक बार में कितने मतलब छलांगे लगाती है? कैट एक बार में 3 छलांगे लगाती है। कैट एक स्टेप में 3 छलांगे लगा रही है, 3 लीप्स है। तो 6 स्टेप्स में वो कितनी छलांगे लगाएगी? 6 स्टेप में वो 6 गुना 3 18 छलांगे लगाएगी। ओके, तो यही इसका आंसर है। A rabbit is 125 steps ahead from the dog. खरगोश पहले ही 125 स्टेप आगे है डॉग से। और रैबिट टेक 4 लीप्स एट द सेम टाइम, डॉग टेक 3 लीप्स। तो ये रैबिट है, ये डॉग है। जितनी देर में रैबिट 4 छलांगे लगाता है, डॉग 3 छलांगे लगाता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय रैबिट एंड डॉग। रैबिट एक छलांग में 1.75 तय करता होगा, और ये जो डॉग है वो 2.75 तय करता है। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना हो रहा है? ये 7 आ रहा है, ये 8.25 आएगा। 8.25 आ रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस ना देखो कितना है, एक छलांग में कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है 1.25 का आ रहा है ना? ये डिफरेंस आ रहा है। अब कह रहा है फाइंड इन हाउ मैनी लीव्स डॉग टेक्स कैच रैबिट। तो डॉग तो 8.25 चल रहा है एक स्टेप में, ये 7 चल रहा है। तो कितने छलांगों में डॉग रैबिट को पकड़ लेगा? तो उसने क्या कहा कि अ रैबिट इज 125 स्टेप्स अहेड फ्रॉम डॉग। कि जो दूरी है ना, पहले दूरी दी थी डिस्टेंस में, अब दूरी दी है स्टेप में। कि जो डिस्टेंस है रैबिट और डॉग में बीच में, वो 125 स्टेप्स हैं। अब ये जो 125 स्टेप्स हैं, वो किसके स्टेप्स हैं? ये जो 125 स्टेप्स है ना, वो मतलब किसके स्टेप्स हैं? डॉग के हैं या रैबिट के हैं? अच्छा देखो, अभी जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो है जो रैबिट 125 स्टेप में मतलब चल के करता है। पिछली बार ये दूरी उन्होंने मीटर में दी थी, अब की बार स्टेप में दी है। 125 स्टेप ऑफ किसके हैं? रैबिट के हैं। रैबिट एक स्टेप में कितना चलता है? 1.75। तो 125 स्टेप में वो कितना चलेगा? 125 गुना 1.75। तो इसको कैलकुलेट करने की मतलब जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे हमें आगे काटना है, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो। तो देखो दोनों के बीच में एक स्टेप का गैप देखो कितना है, 1.25 है ना? और टोटल दूरी ये है, ये उनको मतलब करनी है कवर। तो फिर जो टोटल लीव्स होंगे, जो टोटल स्टेप्स होंगे, वो क्या होंगे? वो होंगे 125 गुना 1.75। ये दूरी आ गई बटे एक स्टेप में वो कितनी दूरी कर रहा है, तो 1.25। यही आया, ये आया। देखो अब इससे ये कट रहा है 100 से, है ना? तो 1.75 गुना 100 क्या हुआ? 175 शिफ्ट्स आ गया ना, 175 स्टेप्स में वो कर लेगा। यही आंसर है।